ओके। हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक रिसेंट जजमेंट के बारे में जो अभी आया है 31 जुलाई को। इस जजमेंट में क्या हुआ है कि अगर एक सरकारी एम्प्लॉय की डेथ हो जाए और उसकी शादीशुदा बेटी अपने परिवार की जिम्मेदारी उठा रही है, तो क्या सिर्फ इसलिए उसको जो कंपनसेट अपॉइंटमेंट नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है? क्या शादी के बाद बेटा अपनी माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है, तो क्या बेटी उठा रही है तो उसको इसलिए जॉब नहीं मिलनी चाहिए जो कंपनसेट अपॉइंटमेंट मिलती है क्योंकि उसकी शादी हो चुकी है? अगर आपका जवाब नहीं है तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक इम्पोर्टेंट और प्रोग्रेसिव जजमेंट में ये क्लियर कर दिया कि सिर्फ मैरिड होने की वजह से बेटी को कंपनसेट अपॉइंटमेंट से एक्सक्लूड करना कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 का वायलेशन है। और इस जजमेंट का इम्पैक्ट सिर्फ बिहार तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि पूरे देश में जो कंपनसेट करने के लिए कंपनसेट अपॉइंटमेंट पॉलिसी है उस पर इसका असर पड़ेगा। तो इस वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम सिर्फ जजमेंट नहीं समझेंगे बल्कि उसके पीछे का जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है उसे भी डिकोड करेंगे। केस क्या था? सबसे पहले फैक्ट समझते हैं कि बिहार गवर्नमेंट ने 10 दिसंबर 2014 को एक पॉलिसी बनाई थी कंपनसेट अपॉइंटमेंट के लिए। अब जो कंपनसेट अपॉइंटमेंट का जो सिंपल मतलब होता है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सर्विस के दौरान डेथ हो जाए तो उसके डिपेंडेंट फैमिली मेंबर को गवर्नमेंट जॉब दी जा सकती है ताकि फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ सके। अब प्रॉब्लम कहाँ हुई? पॉलिसी में लिखा हुआ है कि मैरिड डॉटर एलिजिबल नहीं होगी, सिर्फ दो कैटेगरी ही मैरिड डॉटर के लिए एलिजिबल होगी, डिवोर्सी डॉटर या अबेंडेड डॉटर। मतलब अगर एक मैरिड डॉटर अपने पेरेंट्स पर फाइनेंशियल डिपेंडेंट थी या उसके साथ रह रही थी या पेरेंट्स की देखभाल वही कर रही थी, फिर भी उसको कंपनसेट अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी। सिर्फ क्यों? क्योंकि उसकी शादी हो चुकी थी। अब इस क्लोज को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस वार्ली की कोर्ट ने बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दी और कोर्ट ने कहा मैरिज कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ए वैलिड ग्राउंड टू डिनाई इक्वलिटी। शादी एक पर्सनल रिलेशनशिप है। शादी किसी वुमेन की आइडेंटिटी को ख़त्म नहीं करती, ना ही उसके पेरेंटल जो फैमिली है उसके साथ लीगल रिलेशनशिप ख़त्म हो जाती है। कोर्ट ने कहा कि अगर एक सन शादी के बाद अपने पेरेंट्स का लीगल आयर है और डिपेंडेंट माना जा सकता है, तो मैरिड डॉटर को भी अलग कैटेगरी में कैसे रख सकते हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशनली नहीं हो सकता। ये डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 14 के अगेंस्ट है। अब आर्टिकल 14 को सिंपल लैंग्वेज में समझिए। अब सवाल उठता है कि आर्टिकल 14 एग्जैक्टली कहता क्या है? आर्टिकल 14 कॉन्स्टिट्यूशन का इक्वलिटी क्लॉज है। इसका दो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। पहला, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, सब लोग कानून के सामने बराबर है, और दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सिमिलर सर्कमस्टेंसेस वाले लोगों के साथ सिमिलर ट्रीटमेंट होना चाहिए। गवर्नमेंट रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर सकती है, लेकिन उस क्लासिफिकेशन के दो कंडीशनल में नहीं उसको कर सकती। तो यहाँ पे दो टेस्ट थे। पहला टेस्ट था क्लासिफिकेशन इंटेलिजिबल होना चाहिए, मतलब जो ग्रुप बनाया गया है उसका जो है लॉजिकल बेसिस पे क्लासिफिकेशन होना चाहिए। और दूसरा टेस्ट था उस क्लासिफिकेशन के डायरेक्ट पॉलिसी के कनेक्शन के साथ, ऑब्जेक्टिव के साथ उसका कनेक्शन होना चाहिए। इसे हम इस तरह से कह सकते हैं रीजनेबल क्लासिफिकेशन टेस्ट। अब यहाँ ऑब्जेक्टिव क्या था? फाइनली डिस्ट्रेस फैमिली को हेल्प करना। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया? सिर्फ मैरिड डॉटर को एक्सक्लूड कर दिया। अब ये सवाल है कि क्या शादीशुदा होने से ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है? ये है बिल्कुल नहीं। अब इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये क्लासिफिकेशन इरेशनल है। अब जब क्लासिफिकेशन ही इनरेशनल है तो आर्टिकल 14 का वॉयलेशन होता है। और कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल रीजनिंग दी। कोर्ट ने कहा कि इंडियन सोसाइटी बदल रही है
आज बहुत सारे मैरिड डॉटर अपने पेरेंट्स की केयर टेकर है, केयर गिवर है। सो कई केस में वही पेरेंट्स का खर्चा उठाती हैं। कई सिचुएशन में पेरेंट उनके साथ भी रहते हैं। तो सिर्फ मैरिज को एलिजिबिलिटी का बेसिस बनाना जेंडर स्टेरियोटाइप को कंटिन्यू करता है और कॉन्स्टिट्यूशन स्टेरियोटाइप को प्रोटेक्ट नहीं करता। कॉन्स्टिट्यूशन इक्वलिटी प्रोटेक्ट करता है। कॉन्स्टिट्यूशन एक और इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल एम्फेसिस करता है और उसमें स्टेट पॉलिसीज कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू के अगेंस्ट नहीं जा सकती। अगर पॉलिसी डिस्क्रिमिनेशन करेगी तो कोर्ट उस पर स्ट्राइक डाउन कर देगा। इस बेसिस पर बिहार गवर्नमेंट की पॉलिसी को रिलेवेंट क्लॉज को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। सो अब बात करते हैं ये जजमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्यों मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि इस जजमेंट की इंपॉर्टेंट बिहार से बाहर भी है, क्योंकि इंडिया के कई स्टेट में कंपनसेट अपॉइंटमेंट पॉलिसी में सिमिलर क्लॉज एग्जिस्ट करते रहे हैं और ये जजमेंट एक जो स्ट्रॉन्ग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट प्रोवाइड करता है। ये मैसेज बहुत क्लियर है कि गवर्नमेंट पॉलिसी जेंडर न्यूट्रल होनी चाहिए। जो एलिजिबिलिटी का बेसिस है वो मैरिज नहीं हो सकता। एक्चुअल डिपेंडेंसी और फाइनेंशियल नीड होनी चाहिए। सो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि मान लीजिए राम प्रसाद जी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, उनकी डेथ सर्विस के दौरान हो गई। उनका एक बेटा था और एक मैरिड डॉटर थी। बेटा अलग सिटी में सेटल है, पेरेंट्स की कभी केयर नहीं करता और मैरिड डॉटर ही पेरेंट्स के साथ रहती है। मेडिकल एक्सपेंडिचर भी वही उठाती है। ओल्ड पॉलिसी के हिसाब से बेटा एलिजिबल होगा, मैरिड डॉटर नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये इक्वलिटी नहीं है। इक्वलिटी तो सिर्फ मैरिज से डिसाइड नहीं की जा सकती, एक्चुअल फैक्ट आपको देखने ही पड़ेंगे। तो इस जजमेंट से हम ये सीख सकते हैं कि ये जजमेंट सिर्फ कंपनसेट अपॉइंटमेंट का नहीं है। ये जजमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैसेज देता है जो बड़ा क्लियर है कि शादी के बाद भी बेटी ही रहेगी, उसके कॉन्स्टिट्यूशनल राइट खत्म नहीं हो जाते और स्टेट की जो आउटडेटेड सोशल एजम्पशन के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन है वो अब नहीं चलेगा। जेंडर इक्वलिटी सिर्फ स्लोगन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल का एनफोर्समेंट राइट है और जब भी कोई पॉलिसी आर्टिकल 14 वॉयलेट करेगी तो सुप्रीम कोर्ट उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करेगा। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपके हिसाब से गवर्नमेंट की जो सभी रिक्रूटमेंट और सर्विसेज पॉलिसी में जेंडर न्यूट्रल बनाना चाहिए? अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट और प्रैक्टिकल लीगल अवेयरनेस से जुड़ी वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मैं हूँ एडवोकेट अतुल और आप देख रहे हैं टेक लॉयर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।